Hello everyone, welcome to my online prep. Here's another series for the RBWM paper, that is the paper 4 of our JAIIB exam. So बहुत सारे viewers ने request किया था कि हम लोग previous year papers को previous year questions को discuss करें. तो ये series इसीलिए है, हम लोग ने May 2023 के जो different shifts हैं उसमें से important questions को compile किया है. और ये जरूरी भी है क्योंकि जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो अगर हम लोग को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका फॉर्मेट पता होगा, हमें पता है कैसा पैटर्न है जो कि फॉलो किया जा रहा है, तो हम लोग बेटर एज दे सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को और एफिशिएंटली अपने परफॉर्मेंस को प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं. सो यहाँ पे we'll be discussing 100 questions from this paper and we'll be dividing it into 4 parts. आज के पार्ट में we'll discuss 25 questions, next 25 questions and so on. So there will be 4 parts और 4 videos in this revision series. So यहाँ पे जो एग्जाम आप लोग अटेम्प्ट करने वाले हो अगर 2023 अक्टूबर सेशन में, तो आपके लिए ये सीरीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके प्रिपरेशन के लिए. Now these questions that we are discussing on the YouTube channel, these are also available on the PDF format. You can download it through the link that is provided in the description box below. Also आप इसको मॉक टेस्ट फॉर्मेट में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं थ्रू द वेबसाइट और ऐप ऑफ माई ऑनलाइन प्रेप. अब ऐप पे जाके आपको अटेम्प्ट करने का क्या फायदा मिलता है, यू कैन गेट द एक्सप्लेनेशन अलोंग साइड द MCQs, तो वो भी एक बेनिफिट हो जाता है. सो डू डाउनलोड द क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट इट ऑन द ऐप. So now we'll start with the first question of today's session. So the question says, give the names of the foreign banks which entered the retail banking activities but when not able to achieve the business objectives moved out of business. So select the most appropriate answer from the given options. Now this question it is following the latest pattern, that is multiple selection. जितने भी क्वेश्चंस अभी प्रीवियस सेशन से पूछे गए हैं उसमें ज्यादातर यही क्वेश्चंस हैं. यू हैव बीन गिवन सर्टेन स्टेटमेंट्स एंड देन ऑप्शंस में वो मल्टीपल सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं. सो यू नीड टू नो हाउ दीज हैव टू बी सॉल्व्ड और किस तरीके से इसमें सही आंसर सिलेक्ट किया जाता है. सो फर्स्ट वी नीड टू रीड द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली. तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन से फॉरेन बैंक्स हैं जिन्होंने रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज में एंटर किया था बट देन दे एग्जिटेड. नाउ गिवन स्टेटमेंट्स आर BNP Paribas, सिटी बैंक and ABN AMRO, which is now the RSB Bank. So इसमें से BNP Paribas ने they entered very aggressively into the retail banking sector, but उन्होंने exit भी कर दिया था in the late 1990s. And then Citibank ने भी exit कर दिया था. It has been more recently and it has now been acquired by the Axis Bank. However, ABN AMRO इस कैटेगरी में नहीं आता है. So the right answer is option C, that is 1 and 2. तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट यू नीड टू रीड द स्टेटमेंट्स एंड देन सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. So here the right answer is option C. Let's see the next question. The next question says, stated problems by the customers resolved by the bankers promptly come under which service quality. तो ये सर्विस क्वालिटी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द बैंक्स. सो सर्विस क्वालिटी के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉम्प्टली, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, क्वेरीज आती है, अगर उनको प्रॉम्प्टली रिजॉल्व किया जाता है तो ये किस कैटेगरी में आती है. गिवन ऑप्शंस आर एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस, रिलायबिलिटी एंड assurance. So promptly means in the time period as less as possible, मतलब जितना ज्यादा जल्दी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाए. So here the right answer is responsiveness. The bank staffs or the bankers should be responsive to the problems of the customers. So empathy होता है understanding to put oneself in the shoes of others. Reliability होता है कि किस तरीके से we know that the answers or the solutions are going to be accurate. एंड assurance means giving the person assurance कि हाँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा. बट यहाँ पे बात हो रही है प्रॉम्प्टली की, तो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो इस तरीके से होना चाहिए कि कस्टमर का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. मूविंग ऑन. The question says one of the main tasks in product management is called. So product management जो procedure होता है उसमें one of the main task क्या है. Given options are A product management, B product development, C product policy और D product evolution. So यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, product management की. So it is related to the broad
guidelines that have to be given regarding how the product will be developed, how it will be managed and marketed. So इससे related, किससे related है? It is related to the production and development of a product. This comes under the product policy, that is C, product policy, that is prepared by either the top management, or we can also call it as the board of डायरेक्टर्स. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये इसको अप्रूव करते हैं कि क्या पॉलिसी है जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड बैंक्स को फॉलो करनी है. सो हियर द राइट आंसर इज सी, दैट इज प्रोडक्ट पॉलिसी. नेक्स्ट, the question says a credit score is a credit report that turns the information with a 3-digit number representing the amount of risk to a particular transaction. Now, what is the 3-digit score which signifies low credibility? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो क्रेडिट रिपोर्ट होती है उसमें क्रेडिट स्कोर होता है जो हम देखते हैं, विच इज द इंफॉर्मेशन टर्न इनटू अ 3-digit नंबर. शो क्या करता है? इट शोज द अमाउंट ऑफ रिस्क. तो अब इसमें जो 3-digit स्कोर होता है उसमें लो क्रेडिबिलिटी कौन से स्कोर के अंदर आती है? गिवन ऑप्शंस आर ए 300, बी 600, सी 900 और डी 990. तो जो क्रेडिट स्कोर होता है हम लोग को क्या यूज करना होता है? वी एक्चुअली यूज इट एज अ स्नैपशॉट ऑफ द क्रेडिट रिपोर्ट. किस तरीके से जो कंज्यूमर है उसकी पास्ट हिस्ट्री रही है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, हाउ दे आर रीपेइंग द लोन और दे आर पेइंग द इंटरेस्ट और टाइम और नॉट. तो ये उसका क्रेडिट हिस्ट्री बताता है विच टेल्स द वर्दीनेस, whether or not the consumer is worthy of getting a loan. इसको यूज करके फिर बैंक्स डिसाइड करते हैं कि उनको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. नाउ द 3-digit स्कोर, इसको कई सारे एनालिटिकल टूल्स यूज किए जाते हैं in which the information that is collected, it is turned into this number that represents the risk that it brings to the particular transaction. ये जो score होता है it has a particular range. This range is from 300 to 900. Now a score that is close to 300 it shows low credibility, whereas 900 shows higher credibility. मतलब अगर किसी का score 300 होगा या उसके आसपास होगा तो उसको लोन नहीं देंगे बैंक्स, whereas a score that is close to 900 is a good score. So the right answer here is low credibility is of a score A, that is 300. So A is the right option. Moving on. The next question is, in the case of a low income group, that is LIG, the income criteria in order to avail the housing loan under Prime Minister's Awas Yojana is. तो यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं? इट इज आस्किंग अबाउट द स्कीम दैट इज द प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना. इसके अंदर जो लो इनकम ग्रुप है उनका इनकम क्राइटेरिया क्या है ताकि उनको हाउसिंग लोन मिल सके? सो ऑप्शंस आर इनकम अप टू ₹3 to 5 lakhs, इनकम अप टू ₹4 to 6 lakhs, इनकम अप टू ₹3 to 6 lakhs और इनकम अप टू ₹4 to 12 lakhs. तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लो इनकम ग्रुप की. और इसके अंदर द क्राइटेरिया, इनकम क्राइटेरिया इज सी, दैट इज इनकम अप टू ₹3 to 6 लाख. तो वो हाउस होल्ड जिनकी इनकम 3 to 6 लाख के बीच में होगी उनको पीएम आवास योजना के अंदर हाउसिंग लोन मिल सकता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड्स ऑफ लोन्स अंडर द रिटेल बैंकिंग आर डिस्बर्स्ड इन स्टेजेस. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि रिटेल बैंकिंग के अंदर कुछ लोन्स है जो हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं. अब इसमें से कौन से लोन्स है जो स्टेजेस में, मतलब कि एक बार में नहीं बल्कि स्टेजेस में उनको डिस्पर्स किया जाता है? गिवन ऑप्शंस आर ए हाउस और प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन, बी व्हीकल लोन एंड पर्सनल लोन, सी पर्सनल लोन एंड एजुकेशनल लोन और डी ऑल ऑफ द अबव. तो जो लोन्स होते हैं या तो दे कैन बी ऑफ स्मॉल अमाउंट और दे कैन बी ऑफ लार्ज अमाउंट. अब कोई भी लोन अगर फुल में या फिर इंस्टॉलमेंट में किया जाता है सो इट शुड बी नॉट इन मोर देन 3, मतलब कि 3 in number is the maximum amount of stages or levels or installment in which a loan can be disbursed. So here the right answer is A, that is house or property under construction. अब यहाँ पे जो under construction property है या फिर house है उसमें जो disbursement and installments it is actually on the basis of the lender. मतलब it is assessed by the lender and not necessarily according to the developer's agreement. तो ये developer agreement की basis पे नहीं होता. Whereas vehicle loan, personal loan या education loan जो होता है ये उस institution के related होता है, but यहाँ पे जो lender होता है वो decide करता है कि उसको
उसको उसे इंस्टॉलमेंट्स में डिस्पर्स करना है या नहीं. So the right answer is A, that is house or property under construction. Next. The question says any redressal should be recognized by the banking ombudsman after how many days. तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम या फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल से रिलेटेड है. पूछा गया है कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है उसका क्या टाइम पीरियड है जिसमें वो किसी भी प्रॉब्लम को या इशू को रिड्रेस कर देता है. So given options are after 15 days, after a month, after 60 days or after 20 days or completion of the procedure, whichever is earlier. तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इनफैक्ट हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. तो आपको ये सारे आने चाहिए बिकॉज इससे आपको पैटर्न पता चलता है, प्लस ये भी समझ आएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा पूछे जा रहे, रिपीटेटिव है एंड दे आर इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पे जो रिड्रेसल पीरियड है फॉर द बैंकिंग ओम्बड्समैन इट इज बी, दैट इज आफ्टर अ मंथ और 30 days. So this is the time period for a redressal to be recognized by the banking ombudsman. So the right answer is B. Moving on. Next question is in the ATM setup that is owned and operated by the non-banking entities. कौन सा ATM है जो कि non-banking entities own भी करते हैं और operate भी करते हैं. Given options are A, off-site ATM, B, white label ATM, C, on-site ATM or D, brown label ATM. So actually owned and operated by the non-banking entities it is B, that is white label ATM. अब जो off-site ATM होते हैं these are those that are not attached to a bank branch. On-site ATMs are attached to a bank branch. और brown label ATM जो होते हैं इनको vendor या फिर सर्विस प्रोवाइडर ATMs भी बोला जाता है. मतलब कि यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक होता है जो कि मनी मैनेजमेंट देखता है, बट जो ओनर होता है इट इज सम मैन्युफैक्चरर और द वेंडर. इस वजह से इसको ब्राउन लेबल ATM करते हैं. बट हियर द राइट आंसर इज बी, दैट इज व्हाइट लेबल ATM that is owned and operated by the non-banking entities. Moving on. The next question is the levels of banking services offered through the internet are. So banking services जो कि इंटरनेट या फिर डिजिटल मोड से प्रोवाइड की जाती हैं वो लेवल्स को क्या कहा जाता है. गिवन ऑप्शंस आर ए बेसिक लेवल सर्विस, बी सिंपल ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स, सी फुल्ली ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स और डी ऑल ऑफ द अबव. तो बैंक्स कई सारी सर्विसेज हैं जो कि अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करते हैं. इसमें देयर आर 3 लेवल्स, दैट इज बेसिक लेवल सर्विस जिसमें कि जो बेसिक एक्टिविटीज हैं सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं. सिंपल ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स आर दोस्त जो सिंपल ट्रांजैक्शंस होते हैं. फुल्ली ट्रांजैक्शन जहाँ पे सारी ही सर्विसेज वेबसाइट पे मिलती हैं. सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों ही लेवल्स हैं जो कि सर्विसेज वेबसाइट पे प्रोवाइड की जाती हैं. सो डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट. The question says Banking Codes and Standard Board of India, that is the BCSBI, is an independent semi-regulatory organization. It is implemented from 1st July 2007. It is a. So basic यहाँ पे पूछा गया है कि जो BCSBI है इसका मेन रोल क्या है. Given options are A, voluntary code of conduct of banks for individuals, B, for compliance of promises made by the banks under the retail banking to customers, C, the statutory authority for punishing banks और D both A and B. So BCSBI इसको establish किया गया था 1st July 2007 से और ये क्या है, इट इज अ वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर दी बैंक्स. इसमें जो भी गाइडलाइंस या नॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट की तरह एक्ट करते हैं. प्लस जो गाइडलाइंस है दीज आर रिलेटेड टू दी कंप्लायंस. मतलब कि इसमें क्या है वो प्रैक्टिसेस हैं that are related to the compliance so that the banks they practice the compliance function effectively. So the right answer is both A and B. D is the right option. अब यहाँ पे statutory authority for punishing banks BCSBI के पास ये authority नहीं है, वो punishments नहीं दे सकता है. ये या तो RBI या फिर the various acts that govern banking system उसके अंदर आता है. The right answer is D, both A and B. Next. The next question is a dispute can arise in case of. So bank disputes किस reasons की वजह से arise हो सकते हैं. Given options are A, successful transaction, B, unsuccessful transaction, C, both A and B और D, none of the above. तो dispute कब हो सकते हैं, या तो हमने कोई payment किया है
और वो कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कि लेट्स से वी हैव पेड सम अमाउंट टू अ मर्चेंट बट वो उसके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन नहीं शो कर रहा है, क्रेडिट शो नहीं कर रहा है, बट हमें वो डेबिट शो कर दे रहा है, तो ये क्या होता है, ये एक अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता है। तो इस केस में भी डिस्प्यूट हो सकता है। मोर ओवर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, अगर मान लीजिए हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, वो फ्रॉड की वजह से हो गया या फिर हमारे परमिशन के बिना कोई भी डेबिट हो रहा है अकाउंट से, तो वो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हुआ। So dispute can arise in this case also. So the right answer is C, that is both A and B. Successful और unsuccessful transaction दोनों ही केस में dispute arise हो सकते हैं. So C is the right option for this question. Next. The question says the primary aim of customer relationship management in retail banking is. So customer relationship management ये एक important topic है. इसका primary aim या goal क्या होता है जब retail banking में से follow किया जाता है? Given options are A, management of the customer's family's information, 360-degree view of the customer to ensure downward communication, or D, all of the above. तो एक्चुअली जब हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं किस तरीके से बैंक्स और कस्टमर्स के बीच में एक पॉजिटिव या फिर एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है। कस्टमर ट्रस्ट कर रहा है बैंक को और बैंक भी उसको अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है कि उसकी जो भी क्वेरीज उनको सॉल्व किया जाएगा या जो प्रोडक्ट्स उसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो उसी के इंटरेस्ट में है। सो ये क्या करता है, इट एक्चुअली गिव्स अस अ 360-डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के सारे इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड नीड्स, जो भी उसकी डिमांड्स है, वो सारी चीजें हमें पता चलती है। सो द राइट आंसर इज बी, दैट इज 360-डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर. It is the primary goal of customer relationship management. So B is the right answer. Moving on. Next question is, this helps in refining the information for further strategy to target the customer segment in a profitable manner. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कस्टमर सेगमेंट्स के लिए फ्यूचर स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करने के लिए क्या है जो हमको हेल्प करता है, दैट विल ऑल्सो बी प्रॉफिटेबल. गिवन ऑप्शंस आर ए, कंपनीज विजन, बी, customers basic information, C, customers feedback, और D, none of the above. तो कंपनीज विजन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है या फिर उसके सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स को लेके. देन कस्टमर्स बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी कस्टमर है अगर वो कोई अकाउंट ओपन कर रहा है, लोन ले रहा है, तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन. सी, कस्टमर फीडबैक, मतलब जैसे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर ने यूज की, फिर उसको उसको वो कितना ज्यादा उसको बेनिफिशियल लगा या फिर उसको लगता है कि कोई कमी है उस प्रोडक्ट में जो कि बैंक्स को ठीक करना चाहिए. सो फर्दर स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करने के लिए बैंक्स क्या यूज कर सकता है, दे कैन यूज customer feedback. So the right answer is C. Customer feedback can be used for defining the information for the further strategy. C is the right option. Next question. The question says, when does the asset classified as a loss asset? तो ये एनपीए से रिलेटेड है. कौन सा एसेट, एसेट मतलब कि क्या होता है, कोई भी लोन या एडवांस जब दिया है बैंक ने, तो लॉस एसेट के अंदर कैसे आता है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. गिवन ऑप्शंस आर, the realizable value is assessed at less than 10% of the outstanding amount. The realizable value of the security is assessed at 50% of the loan amount. The NPA remains as doubtful for at least less than 12 months. और D, both A and C. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इधर हम लोग पूछ रहे हैं कि जो एसेट क्लासिफिकेशन होता है लॉस एसेट में, तो लॉस एसेट क्या होता है, जब बैंक को पता होता है कि उसको अपना जो भी उसने लोन दिया है, एसेट प्रोवाइड किया है, उसका कितना अमाउंट है जो वापस नहीं मिलने वाला होता है. तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, it is the realizable value which is assessed at less than 10% of the outstanding amount. जब आरबीआई अप्रूव करता है या फिर बैंक खुद से अप्रूव करता है कोई भी एसेट को और उसका रिलाइजेबल वैल्यू अगर 10% से भी कम रहता है, देन इट इज क्लासिफाइड एज अ लॉस एसेट. सो द राइट आंसर इज ए. Moving on. The question says stages that are followed in the securitization. तो जब securitization process follow करते हैं banks, तो उस cases में क्या stages होते हैं. Given options are A, sale of the illiquid asset to special purpose vehicles, that is the SPV. Loan amount is repaid by the retail customers. C, investors buying securities, और D, both A and B. तो सिक्योरिटाइजेशन में अगर लोन अमाउंट रीपे कर देंगे तो सिक्योरिटाइजेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हम लोग बी को एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ जो फर्स्ट स्टेप होता है, इट इज एक्चुअली देयर इज अ सेल ऑफ द pool of asset to the special purpose vehicles. Whatever pool of asset is created, it is sold out to the special purpose vehicles.
So ये first stage होता है. And then after that we have to generate the cash flows. Cash flows कैसे generate करते हैं? By selling the assets to the third party. The third party, and this is done by the third party investors. How can it be done? By the issuance of tradable debt and securities. So the second stage is investors buying securities. So the right answer is D, that is both A and C. D is the right answer. Both A and C are the stages that are followed in the process of securitization. Next question. So the question is, in a bath soap of a reputed brand, at it is sold or presented in the market, which of the following is a core part? So this is actually a case study type question. यहाँ पे directly पूछने की जगह एक situation दी गई है and then उसके according question पूछा गया है. So core part क्या होगा एक bath soap के लिए? Given options are A, the soap itself, B, the soap wrapped in a paper pouch, C, soap put in a plastic sheet, or D, soap put in a printed packing. तो कोर पार्ट किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज या कोर चीज होती है वो होती है उसकी क्वालिटी. दैट इज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज सोप इटसेल्फ. अगर उसकी क्वालिटी बाकी सारे जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बिकॉज सोप के काफी सारे सब्स्टिट्यूट्स होंगे, तो वो तभी सेल आउट करेगा अगर उसकी क्वालिटी बाकी सबसे सुपीरियर होगी, तभी उसकी सेल्स और ज्यादा हाई होंगी. अब उसको जब रैप किया जाता है या तो पेपर पाउच में, प्लास्टिक शीट में या फिर प्रिंटेड पैकिंग में, तो ये सब क्या होता है? ये सेकेंडरी चीजें होती हैं. सेकेंडरी, और इट कैन बी द add-ons that can be used for marketing, but the core part is the soap itself or the product itself. So the right answer is option A. Next, the question is, what is the drawback of using the MIS, that is the management information system? Management information system का एक disadvantage क्या है? Given options are, it is used only by the top management, B, it is a computer based support system, C, only concern in the collection of data, or D, gives little emphasis on the implementations and control. So management information system ये क्या होता है? It is a tool that is used for dealing with the data, the large amount of data that is pertaining to the marketing management. अभी marketing management से related data है, इसको use कौन कौन कर सकता है? It can be used by all the levels of management. All the levels, so top management use करता है, ये गलत हो गया. फिर उसके बाद ये easily accessible होता है. It is the data that is provided in the MIS. It is easily accessible as well as it is reliable because उसको न्यू टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम से यूज किया जाता है. तो कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट तो एक्चुअली क्या होगा? ये एक पॉजिटिव क्राइटेरिया हो गया. तो बी भी गलत है. एंड देन इसमें जो सिस्टम होता है, इट इज कंसर्न विद द कलेक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ डेटा. सो कलेक्शन एंड प्रोसेस, केवल कलेक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज डी, gives little emphasis on the implementation and control. यहाँ पे emphasis किस पे होता है? ज्यादा टाइम प्लानिंग पे लगाया जाता है and rather than implementation. So this is the major drawback or disadvantage of using the management information system. So the right answer is D. It gives little emphasis on implementation and control and more on planning. D is the right option. Next. The question says the humanistic factors that are affecting the implementation of MIS in public organizations are. Humanistic factors जो कि management information system के implementation को affect करते हैं. Given options are A, lack of understanding of the employee software and information system, B, inadequate education of the users, C, lack of participation of the managers and users in the system design, or D, lack of investment in environmental aspects. So humanistic factors क्या क्या हो सकता है? It can be the lack of understanding, but this lack of understanding is on the part of the users. जो users होते हैं वो designers से जो भी उन्होंने बनाया है उसमें lack of understanding है, मतलब correct definition नहीं दी गई है of the need and their analysis. So lack of understanding by employees, software and information system ये नहीं है. Then उसके बाद lack of information of the managers. जो मैनेजर्स है उनको इंफॉर्मेशन करेक्टली नहीं पता है, कि मतलब उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि किस तरीके से उसको यूज करना है. तो एजुकेशन ऑफ द यूजर्स नहीं बल्कि मैनेजर्स. देन लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजर्स एंड यूजर्स इन द सिस्टम डिजाइन. नाउ दिस इज द राइट आंसर. मतलब कि जो मैनेजर्स है यूजर्स वो पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाह रहे हैं.
तो ये एक ह्यूमनिस्टिक फैक्टर है, सी इज द राइट आंसर। फिर डी पे क्या है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। सो द राइट आंसर इज सी। इसके अलावा और ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स क्या है, एक्यूरेसी, अगर जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो एक्यूरेट नहीं है, फिर जो मैनेजमेंट है वो सॉफ्टवेयर या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम को नहीं समझ रहा है। सो यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक फैक्टर इट इज सी, दैट इज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजर्स and users in the system design. Moving on. The next question is, dash is the key to augmented marketing of the retail products. तो retail products की जब marketing की जाती है तो उसका key characteristic क्या है? Given options are A, continuous contact and understanding, B, power to take decisions, C, family, friends and relatives, or D, none of the above. So key requirement क्या है? It is A, continuous contact and understanding. इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, एज वेल एज इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द कस्टमर्स। इससे क्या होता है, जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं बेटर तरीके से इंडिविजुअल्स की नीड्स और डिमांड्स को, और इट विल एक्चुअली दिस विल रिमेन द मेन importance or requirement for the augmented marketing of retail products. So the right answer is A, continuous contact and understanding. Moving on. The next question is, the purpose of retail bonds is, retail bonds जो कि यूज किए जाते हैं उसका मेन पर्पस क्या है? Given options are A, to generate finance for various projects in general, B, to pay off the debt, C, to safeguard against the potential losses, or D, to expand a company's business. So retail bonds का जो मेन पर्पस है, it is to generate finance for various projects in general. पेइंग ऑफ डेट, सेफगार्डिंग अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेज या एक्सपैंडिंग द कंपनीज बिजनेस, ये इसका मेन पर्पस नहीं है। इट इज ए, टू जनरेट फाइनेंस फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट्स इन जनरल। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज वेल्थ मैनेजमेंट हेल्प द इन्वेस्टर्स टू डू? तो इन्वेस्टर्स ये वेल्थ मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है? गिवन ऑप्शंस आर ए, स्पेंड देयर मनी रेकलेसली, बी, सिस्टमैटिकली क्रिएट देयर कॉर्पस, C, accumulate debt, और D, ignore financial uncertainties. तो इन्वेस्टर्स वो अपने मनी को रेकलेसली तो स्पेंड नहीं करना चाहेंगे, डेट भी उनके लिए नेगेटिव होता है, एंड फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज को इग्नोर करना ये उनके लिए डिसएडवांटेज होगा। सो द राइट आंसर इज B, that is systematically create the corpus. This would also help them to achieve their financial objectives. So this is the main purpose of wealth management by the investor. So the right answer is option B. Moving on. The next question is, the key to effective portfolio management is. Portfolio management का key requirement क्या है? A, the short term mix of assets, B, a long term mix of assets, C, random selection of assets, or D, only investing in the high risk asset. So high risk asset में invest नहीं किया जाता, main purpose क्या होता है? To diversify the risk by investing in different types of asset. Random selection नहीं किया जाता, it is according to the needs. एंड शॉर्ट टर्म मिक्स नहीं होता है, ये किस पे फोकस कर रहा होता है? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पे। सो द राइट आंसर इज बी, दैट इज अ लॉन्ग टर्म मिक्स ऑफ एसेट्स। क्योंकि इफेक्टिव पोर्टफोलियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है या की होता है, इट इज टू हैव अ लॉन्ग टर्म मिक्स ऑफ एसेट्स दैट विल प्रोवाइड डाइवर्सिफाइड रिस्क अक्रॉस द डिफरेंट एसेट क्लास एंड द सेक्टर्स। इससे क्या होगा, जब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, सो वी विल हैव मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न ओवर टाइम। तो ये इमीडिएट के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म मिक्स ऑफ एसेट्स होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिस्क दैट कमर्शियल बैंक्स आर एक्सपोज टू। तो कमर्शियल बैंक जब ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनको कई सारे रिस्क फेस करने होते हैं। इसमें से कौन से ब्रॉड रिस्क हैं जिनको कैटेगराइज किया जा सकता है? A says credit, liquidity, market and operational. B, credit, inflation, market and legal. C, exchange, credit, operational and liquidity. Or D, interest, credit, market and legal. So out of these, the right answer is option A, that is जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट रिस्क फेस करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द लोन रीपेमेंट, लिक्विडिटी रिस्क फेस करते हैं, मार्केट रिस्क जो कि डायनेमिक मार्केट होता है, एंड ऑपरेशनल रिस्क जो उसके सिस्टम से रिलेटेड होता है। सो द राइट आंसर इज ए। अब इन्फ्लेशन रिस्क, एक्सचेंज रिस्क,
या फिर लीगल रिस्क ये फेस नहीं करते. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, the question says dash is the primary driver for the banks to optimize their customer channels. तो आज के टाइम पे because it is the time of technology, तो चैनल्स जो हो रहे हैं ये चेंज हो रहे हैं, केवल फिजिकली ही नहीं बल्कि डिजिटल चैनल्स में हैं जो कि कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं. तो इसमें से प्राइमरी ड्राइवर क्या है ताकि बैंक्स अपने चैनल्स को ऑप्टिमाइज कर सके. गिवन ऑप्शंस आर ए कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस, बी इकोनॉमिक डाउनटर्न, C. Digital transformation, or D. Slow deposit growth. So actually the right answer is A. Banks can use the customer preferences and expectations to optimize their customer channels. आज के टाइम पे जो customers जो demand क्या कर रहे हैं, they are demanding anytime anywhere services. So ऐसा channel optimize करना, create करना जो उनकी preference को satisfy कर सके. So the right answer is option A. Next. And the last question from today's session is, when the vertically organized model provides functionality under retail banking. Given options are A. Centralized customer database, B. End-to-end solutions, C. Scope for enlarging the cross-selling, or D. All of the above. तो यहाँ पे पूछा क्या गया कि vertically organized model functionality कब provide करता है. So vertically organized model में क्या होता है, it works across the products and what it uses is the centralized customer database. तो ये database use करता है across the products, which is database orientation provided centrally. So A is the right answer. So that's all for today. We have completed the part 1 of our previous year question series in which we have discussed the 25 questions. Now next video में हम लोग जो next 25 questions है इसको discuss करेंगे and accordingly we'll cover the 100 previous year questions. ये आप जब next attempt करोगे exam उसके लिए बहुत ज़्यादा crucial है. So if you haven't yet subscribed to the channel, do subscribe to the YouTube channel of My Online Prep. Like the video, also hit the bell icon. इससे जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा and you will not miss any video. चलो, we'll meet again in the next video now. Keep learning with us and thank you.